Yes, so good evening to all. Yesterday we have started chapter number 1, Introduction to Accounting. और इस चैप्टर के अंदर मैंने कल कुछ इंट्रोडक्शन लिया था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता क्या है? बेसिकली जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं, समराइजिंग करते हैं इंफॉर्मेशंस को, ट्रांजेक्शन्स को, तो उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना। फिर उसके बाद में हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ही एक मेथड है। एक्सक्यूज मी सर। यस, बोलिए। सर थोड़ा लाउडर बोलिए ना, आपका आवाज नहीं आ हाँ, यस, अभी क्लियर आ रहा है बेटा वॉइस? रही। यस सर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हमने पढ़ा था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब हम बनाते हैं तो उसी का एक मेथड है। कौन सा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट लॉस वगैरह और जो हमारे इंफॉर्मेशन वगैरह हैं उसको प्रेजेंट करते हैं, प्रॉफिट लॉस वगैरह का और फाइनेंशियल असेट्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद में मैंने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन बनाता है? मैनेजर्स वगैरह के से रिलेटेड हमारी बनाए जाते हैं, जिसके अंदर हम फ्यूचर के बारे में देखते हैं। मैनेजमेंट को और डिटेल में स्टडी चाहिए होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज किया जाता है, जिसमें मैनेजर्स वगैरह क्या होते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह लेते हैं। फिर इसके बाद में मैंने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन की मेनली दो स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल एंड द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ पी&एल ऐसा स्टेटमेंट जो क्या करता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की आपको किस किस सोर्सेस से इनकम जनरेट हुई है और कितने आपके एक्सपेंसेस हुए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दिस स्टेटमेंट शोज वेदर द बिजनेस हैज had मोर रेवेन्यू देन एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग इन अ प्रॉफिट। अगर आपकी इनकम ज्यादा होती है और एक्सपेंडिचर्स अगर कम है तो आपको प्रॉफिट शो होगा, और अगर वाइस वर्सा, मतलब अगर अपोजिट हो जाता है, अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, तो आपको क्या होगा, लॉस शो होता है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू इज द इनकम जनरेटेड बाय द ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस फॉर अ पीरियड। एक टाइम पीरियड में आपने जो इनकम जनरेट करा उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू। और एक्सपेंडिचर जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसको चलाने में आपके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी खर्चा होता है, उसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस कहते हैं। फिर उसके बाद में मैंने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था पी&एल का फॉर्मेट कैसे बनता है। तो पी&एल के फॉर्मेट के अंदर हम सबसे पहले वही सेल्स लिखेंगे। सेल्स के अंदर जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा निकालना होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर हम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हमारे हुए बिजनेस में, वो माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमारा आ जाएगा ये कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसमें से माइनस करा तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में जो भी आपके अदर इनकम है वो सारे लिखेंगे हम। इनडायरेक्ट इनकम हम बोल दें, अदर इनकम जो भी है वो सारी मेंशन कर देंगे। इसके अलावा जो भी आपके बिजनेस के और कोई एक्सपेंसेस हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेंशन कर देंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाता है। अगर कोई पॉइंट की वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम उस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। और जब हम पी&एल बनाते हैं तो ऊपर हम हमेशा क्या लिखते हैं, किस टाइम पीरियड का आप बना रहे हो वो टाइम पीरियड हमें मेंशन करना होता है। दिस इज हेडेड अप विद द पीरियड फॉर विच द इनकम एंड एक्सपेंसेस आर बीइंग इंक्लूडेड। लाइक आप अगर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बना रहे फॉर द, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 24। ये जो भी आपका ईयर है, अगर मान लो 31 दिसंबर को आपका ईयर एंड हो रहा है तो आप 31 दिसंबर के अकॉर्डिंगली आप उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर देंगे। तो सबसे पहली चीज मुझे बताइए, यहाँ तक का मैं ऑलरेडी आप लोगों को कल वाले लेक्चर में पढ़ा चुका था। यहाँ तक के टॉपिक में कोई डाउट है बेटा? नो यहाँ सर। तक के टॉपिक में किसी को भी डाउट है? एक्सक्यूज गुरजोत, मी सर। हर्षित, हाँ बोलिए प्लीज। सर जैसे ट्रेडिशनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है, ये वैसे तो नहीं है। सॉरी, हाँ, वैसा नहीं है। ये जो हमारा आप लोग जो ट्रेडिशनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वो हम बनाते हैं टी फॉर्मेट में। कंपनीज के अंदर हमेशा जब बनाया जाता है तो ये हमेशा स्टेटमेंट फॉर्म में बनता है बेटा। उसको हम टी फॉर्म में नहीं बनाते, ये हमेशा स्टेटमेंट फॉर्म में ही बनता है। आप लोगों ने इवन क्लास 12 के अंदर भी पढ़ा होगा, जब कंपनी के अकाउंट्स पढ़े होंगे तो कंपनी के अंदर जब आप पी&एल बनाते हैं तो वहां पर इसी फॉर्म को फॉलो किया गया है।
तो हमेशा यहाँ पर हमें यही फॉर्मेट फॉलो करना होता है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग के अंदर आपका स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर का भी, फिर अभी हम आगे पढ़ेंगे कंपनी का भी पी&एल। तो यहाँ पर जो ये पी&एल का फॉर्मेट है वो यही फॉर्मेट फॉलो होता है, वो आपका ट्रेडिशनल वाला फॉर्मेट यहाँ पर फॉलो नहीं होता है। और ये याद रखिएगा, ये फॉर्मेट मैं बता रहा हूँ किसका, सोल ट्रेडर का। कंपनी का भी आगे बताऊंगा मैं। क्लियर? यस सर। चलिए, इसी के बाद में फिर हम आगे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है सर? बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मींस बैलेंस शीट। जो हम लोग बोलते हैं उस बैलेंस शीट को यहाँ पर बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मीनिंग सेम है, बस उसका नाम चेंज कर दिया गया है। The statement of financial position is simply a list of all the assets on and all the liabilities owned by a business as at a particular date. हमेशा याद रखिए, बैलेंस शीट जब बनाई जाती है तो एक पर्टिकुलर डेट पर बनाई जाती है, ना कि फॉर द ईयर एंडिंग। पी&एल बनाया जाता है फॉर द ईयर टाइम पीरियड के लिए, और बैलेंस शीट बनाई जाती है एक पर्टिकुलर डेट की बनाई जाती है। तो एज एट अ पर्टिकुलर डेट, तो वो एक पर्टिकुलर डेट का आपको क्या बताता है, आपकी एसेट्स कितनी है और आपकी लाइबिलिटीज कितनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसमें हम आगे आते हैं। मैं अभी बीच बीच में कुछ पॉइंट्स छोड़ रहा हूं, तो वो मैं सब कुछ कवर कराऊंगा। पहले वो मैं सीक्वेंस से चल रहा हूँ, किस टॉपिक के बाद में क्या टॉपिक है, तो वो चीज हम कनेक्ट करते हुए चलेंगे। फिर जो जो टॉपिक बीच में रह जाएगा वो सब चीजें कवर अप होगी। अभी हम कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, वो मैं सीक्वेंस से कवर करा रहा हूँ इसलिए। तो हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ लिया। अब बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बाद में हम अगर बात करें, सॉरी मीनिंग पढ़ लिया। अब इसका फॉर्मेट कैसे बनता है, तो बेटा हम लोगों ने क्लास 11th के अंदर पढ़ा था। आपने पहले जो नॉर्मल ट्रेडिशनल अकाउंट्स पढ़े हैं सोल ट्रेडर के, तो वहां पर आप बैलेंस शीट बनाते थे टी फॉर्म में। वन पार्ट में आप लाइबिलिटी लिखते हैं और सेकंड पार्ट में आप क्या करते हैं, एसेट्स मेंशन करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका फॉर्म चेंज हो जाता है। ये हमारा फॉलो होता है इंडियन अकाउंटिंग में। इंटरनेशनल अकाउंटिंग के अंदर इसका पैटर्न चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया, उसको स्टेटमेंट फॉर्म में बोला गया है। कैसे सर? वहां पर उसको वो स्टेटमेंट फॉर्म में क्रिएट किया जाता है, और स्टेटमेंट फॉर्म में जब बनाते हैं तो वो बोलते हैं सबसे पहले आप क्या करिए, असेट्स शो करिए। पहले हमारे पास क्या क्या है, हमारी पोजीशन कैसी है वो आप शो करिए, और देन आफ्टर फिर सेकंड पार्ट के अंदर आप आपकी लाइबिलिटीज शो करिए। इज इट क्लियर? फर्स्ट पार्ट में हम असेट शो करेंगे एंड द सेकंड पार्ट लाइबिलिटी शो करेंगे। तो वही चीज हमारा यहाँ पर बताया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या सोल ट्रेडर क्या होता है। असेट्स, असेट्स के अंदर आपकी जो भी नॉन करंट असेट्स है। नॉन करंट असेट्स का मतलब क्या होता है वो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। ये ऐसे एसेट जो आप 1 ईयर से ज्यादा के लिए होल्ड करते हैं, तो नॉन करंट असेट्स के अंदर लैंड है, बिल्डिंग है, ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे आपके आ जाएंगे। मोटर व्हीकल्स हैं, अगर आपका फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। अच्छा, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फिक्सचर्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंस क्या है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के अंदर? एनीवन नोज द डिफरेंस? So pictures means like the light, electronic. ना, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स नहीं बेटा, गलत। यस अदर? बेटा जितना आप लोग डिस्कशन करेंगे मेरी क्लास में, अगर चुप बैठेंगे तो वो कथा की तरह लगेगा भी मैं कथा सुना रहा हूँ। आप लोग बातें करिए मुझसे, जितने आप डाउट्स डिस्कस करेंगे मुझे एक इंटरेक्शन वे में अगर आप पढ़ेंगे, तो अकाउंट्स पे बहुत सारी नॉलेज डिस्कस करूंगा मैं। मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, जो मुझे नॉलेज है वो चीजें मैं आपको बता पाऊंगा। जो आता है आप लोगों को, सही आता है गलत आता है बोले, साथ में बोलते रहे, तो वो एक अच्छा वे रहेगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का मतलब क्या होता है बताइए बेटा? तो फिक्सचर्स को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, लाइक जो लाइट फिटिंग वायरिंग होती है। लाइट फिटिंग वायरिंग्स वगैरह भी नहीं, नहीं। और Sir, हाँ, arrange for particular day for a आप particular day. ना, आप लोगों के घर में एक तो होती है टेबल है, मैं चेयर पर बैठा हुआ हूँ, इस चेयर को मैं मूव कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ एक रूम से दूसरे रूम में?
इस कर रूम से। सकते हैं। यस सर। तो इस तो ये हमारा क्या हो गया, फर्नीचर। आपके घर में टेबल रखी हुई है, सोफा रखा हुआ है, आप उसको एक रूम से दूसरे रूम में मूव कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं फर्नीचर। आपके घर में टीवी लगी हुई है, टीवी के पीछे पूरा वो वॉल माउंट बना दिया जाता है, वो पूरा एक अच्छे से डिजाइन बना दिया जाता है टीवी के पीछे। हम बनाते नहीं बनाते। अलमीरा वॉल में फिक्स करा दिया जाता है। क्या आप उस अलमीरा को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं क्या, जो फिक्स वाली हो जाती है, वॉल में फिक्स हो जाती है? नो सर। तो वो चीज हमारा कहलाता है बेटा फिक्सचर्स। इज इट क्लियर? तो वो हमारा ओके सर। कहलाता है फिक्सचर, जिसको हम मूव नहीं कर सकते, जो फर्नीचर का ही पार्ट है, बट वो मूव नहीं हो सकता, वो एक जगह फिट हो गया है, उसको कहा जाता है फिक्सचर्स। तो ये सब कुछ हमारी नॉन करंट असेट्स है, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर, फिक्सचर्स वगैरह। प्रॉपर्टी है, प्लांट है, इक्विपमेंट्स है, तो वो सब कुछ। करंट असेट्स, इन्वेंट्री, आपका स्टॉक वगैरह रखा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स, सर ये क्या होता है अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स? आपने इसको पढ़ा हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, यही पढ़ा है आपने, पढ़ा हुआ है भाई ये सबने, पीबीडी। तो उसका नाम यहाँ पर क्या बोला जाता है, अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स। मीनिंग सेम है भाई, हमने डेटा से रिलेटेड क्या बना रखा है, प्रोविजन बना रखा है। तो प्रोविजन को यहाँ पर बोला जाता है अलाउंस फॉर रिसीवेबल, तो माइनस कर देंगे। प्रीपेमेंट्स, प्रीपेमेंट्स मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे। कैश इन हैंड, आपके पास कैश में जो पैसा रखा है, बैंक में जो बैलेंस पड़ा है वो। तो ये सब कुछ का हमारा टोटल आ जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, असेट पार्ट, टोटल ऑफ असेट्स। फिर देन आफ्टर उसके बाद में मेरी क्या आ जाएगा, लाइबिलिटी पार्ट। मेरा बैलेंस शीट का एक पार्ट हो गया। देन सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज के अंदर कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, उसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा मेरा कैपिटल। उसमें अगर प्रॉफिट हुआ है तो ऐड कर देंगे, और अगर लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। प्रॉफिट हुआ तो ऐड करेंगे, और अगर लॉस हुआ तो माइनस कर देंगे। ड्राइंग से अगर आपने किया है, आपने बिजनेस से पैसे अगर निकाले हैं तो माइनस कर देंगे, और अगर आपने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो प्लस कर देंगे। एडिशनल कैपिटल, ये हमारा कैपिटल का प्लस माइनस करके फिगर निकल जाएगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज, आपकी ऐसी लाइबिलिटीज जो 1 ईयर के बाद में आपको पे करना है, उनको आप मेंशन कर देंगे। फिर करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी, आपकी जो भी करंट लाइबिलिटीज है जिनका आपको 1 ईयर के अंदर पे करना है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, ट्रेड पेबल्स है, अक्रूवल्स, अक्रूवल्स मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहाँ एक्सक्यूज तक मी का। सर। यस बोलिए प्लीज। सर जब आप पढ़ा रहे थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्रूवल्स बेसिक टर्म्स में, जी सो इसकी डेफिनेशन में लिखा था इट शुड बी मोर देन 1 ईयर, बट हियर इट्स शोन एज करंट लायबिलिटीज। हाँ बिल्कुल। तो हो सकता है, जरूरी नहीं तो कि आपका 1 ईयर का, 1 ईयर से ज्यादा टाइम में भी आपकी करंट लाइबिलिटी हो सकती है। बताऊं कैसे? यस सर। भाई आप लोग नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है नॉर्मल केस में? भाई तो कि ऐसी लाइबिलिटीज जिनका आप अगर लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड विद इन 1 ईयर, यही पढ़ते हैं बेटा हम नॉर्मली करंट लाइबिलिटी का मतलब। यस सर। बट अगर इसमें मैं और डेप्थ में अगर जाऊं, आप जो बोल रहे हैं करंट लाइबिलिटी का, तो 1 ईयर से ज्यादा का भी, हालांकि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ये चीज मैं पहले ही बोल दूं, सिलेबस में नहीं है। बट अगर आप इसका डेप्थ में अगर जाएं तो करंट लाइबिलिटी का मतलब 1 ईयर भी हो सकता है, और या फिर और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर अगर कोई लाइबिलिटी का पेमेंट करना है, सर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होता है, मैंने जो रॉ मटेरियल परचेज किया है उसको मैंने कंप्लीट कराया, कंप्लीट करा करके मैंने उसको सेल करा, सेल करके मैंने उससे डेटर्स हुए, उधार में बेचा,
उससे मुझे अमाउंट रिसीव हुआ, और अमाउंट रिसीव हुआ उससे फिर वापस से मैंने रॉ मटेरियल परचेस करा। ये जो पूरा टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अब बेटा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, एक नॉर्मल अगर कैंडिडेट है, मान लो अगर मैं बात करूं, सपोज ये माइक है, इस माइक का जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होगा वो क्या 2 साल 3 साल रहेगा क्या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड? गुड्स तैयार होने के 2 महीने 4 महीने 6 महीने के अंदर अमाउंट रिकवर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बट अगर मैं बात करूं, एक बिल्डर है जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, मल्टी वगैरह बना करके वो सेल आउट करते हैं, तो उनका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 1 ईयर से ज्यादा रहेगा, नहीं रहेगा? तो Yes, sir. अगर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, तो उनके केस में क्या होता है, 1 ईयर से ज्यादा है, तो उस टाइम पीरियड में अगर कोई लाइबिलिटी का पेमेंट करना है तो उसको भी फिर करंट लाइबिलिटी में माना जाता है। तो एक्चुअल में कंसेप्ट तो ये बोलता है, बट आप लोगों के यहाँ पर ये चीज को इतना डेप्थ में डिफाइन नहीं किया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ ये बोला है करंट लाइबिलिटी का मतलब ऐसी लाइबिलिटीज जिनको आपको 1 ईयर के अंदर अंदर पे करना है, उस लाइबिलिटीज को हम क्या मानेंगे, करंट लाइबिलिटीज मानेंगे। और उसी बेसिस पे मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कंसेप्ट भी बताया है, भी ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे ड्यू हो गए हैं बट अभी तक मैंने जिनका पेमेंट नहीं किया है, या फिर तो उनको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या अप्रूवल्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. और कोई डाउट? आगे चले? Yes, sir. चलिए, तो हमारा अक्रूवल या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बता दिया मैंने, टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज हमारा आ गया। जहां पर भी जो डाउट आए पूछो, मुझे कोई बुरा नहीं लगता है, नकटे बन करके पूछना बेटा, मैं नहीं बताऊं 4 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने डाउट्स क्लियर करेंगे आपकी लाइफ के लिए आगे अच्छा रहेगा। अभी आप डाउट्स पूछ सकते हैं, बाद में पूछने में शर्म आती है। अभी जितने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं आप डाउट्स पूछिए, मुझे कोई बुरा नहीं लगता है। 4 बार पूछो, चीज अगर समझ में नहीं आती है तो। तो ये मेरा टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज आ जाएगा, और ये मेरा बैलेंस शीट का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो मतलब कि इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो बैलेंस शीट के अंदर हमें सबसे पहले असेट्स पार्ट लिखना है, एंड सेकंड पार्ट के अंदर हमें लाइबिलिटीज पार्ट लिखना होता है। असेट्स पार्ट के अंदर मैंने बताया 2 तरह की असेट्स आ जाएगी, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। और लाइबिलिटी के अंदर हमारी आ जाएगी कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। कैपिटल, कैपिटल के अंदर जो भी आपका प्रॉफिट लॉस वगैरह का हुआ है वो सारा आ जाएगा। और फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज का पार्ट है। यस हर्षप्रीत बोलिए। सर ये बैलेंस शीट सोल प्रोप्राइटर की है ना? हाँ, ये पूरा चैप्टर अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ ये सोल प्रोप्राइटर का पढ़ रहा हूँ। कंपनी अकाउंट्स का भी Okay. मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि वहां पर ओके। फिर कैपिटल की जगह फिर वहां पर आ जाएगा इक्विटी, मतलब हाँ जी सर। शेयर प्रीमियम रिटेन अर्निंग्स। सोल प्रोप्राइटर के केस में ये ऐसे फालतू झंझट होते ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर यस। इसलिए मैंने यस। स्टार्टिंग में बता दिया है। ये मैं जो बैलेंस शीट पढ़ा रहा हूँ ये सोल ट्रेडर की है। यस। चलिए, फिर आगे चलते हैं हम। अब जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो उसके कुछ फीचर्स उन्होंने बताए हैं। द हेडिंग इज ऑलवेज एज एट और अ सर्टेन डेट, मतलब बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो हमेशा उसके ऊपर क्या लिखेंगे भाई, कौन सी पर्टिकुलर डेट पे बना रहे हैं। मतलब कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31st March 24। इज इट क्लियर? एज एट वर्ड हम यूज करते हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डेट को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड पॉइंट बोला नॉन करंट एसेट्स, इसका मतलब ऑलरेडी समझा चुका हूँ। एसेट्स हेल्ड एंड यूज इन द बिजनेस ओवर द लॉन्ग टर्म दैट इज मोर देन 1 ईयर। ऐसे एसेट जो आप क्या करते हैं 1 ईयर से ज्यादा के लिए अगर यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। फिर दिया है करंट एसेट्स, भाई जो आप क्या करते हैं लिक्विडिटी वगैरह में और इनों में कैश वगैरह में कन्वर्ट अगर हो सकती है। नॉट नॉन करंट एसेट, मतलब जो करंट नॉन करंट एसेट्स नहीं है। कन्वेंशनली लिस्टेड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, जो लिक्विडिटी वगैरह को बढ़ाती है। कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो ऑनर बिजनेस में जो भी पैसा लगाता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। व्हाट द बिजनेस ओव्स द प्रोप्राइटर और ऑनर, जो ऑनर के पास में है और जिसके अथॉरिटी है। इन दिस केस द सोल ट्रेडर ऑल owns all of the business, that is total net worth capital is equal to assets minus liabilities। और ये इक्वेशन पढ़ा था क्या अपन ने, asset is equal to liability plus capital। तो कैपिटल निकालना है तो ये लाइबिलिटी उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्या बेटा? यस सर। एंड डू नॉट इंक्लूड अ कैप्शन आइटम हेडिंग इफ देयर इज नॉट अ वैल्यू फॉर इट। अगर कोई पॉइंट की अगर वैल्यू नहीं दे रखी तो आप उस पॉइंट पे स्किप कर सकते हैं, जरूरी नहीं तो कि आपको सारे पॉइंट्स एज इट इज लिखने होते हैं।
तो ये मेरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने समझा दिया है, समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. इसी के बाद में फिर हमारा बता दिया है रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड द स्टेटमेंट ऑफ P&L। रिलेशनशिप क्या है, तो वही बात वापस से बता दिया भाई। स्टेटमेंट ऑफ P&L मैंने अभी हाल बताया, हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L एक टाइम पीरियड के लिए बनाते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर 31 दिसंबर 2017 मेरा ईयर एंड हो रहा है, उसके लिए मैं P&L बना रहा हूँ, तो वो चीज मेरा क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। और बैलेंस शीट कब बनाई जाती है, एक पर्टिकुलर डेट पर, एज एट 31 दिसंबर 2017, एज एट 31 दिसंबर 2016। इज इट क्लियर? तो P&L जो बनाया जाता है वो एक टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है, और बैलेंस शीट बनाई जाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो वही चीज यहाँ पर हमें समझाया है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोज द वर्थ ऑफ द बिजनेस एट अ पॉइंट इन टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पर आपकी वर्थ बताता है क्या पोजीशन है। एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L शोज द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और स्टेटमेंट ऑफ P&L क्या बताता है, आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करता है। इज इट क्लियर? फिर आगे बोला हमें द अकाउंटिंग पीरियड इज द पीरियड फॉर विच द स्टेटमेंट ऑफ P&L वाज प्रिपेयर्ड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है, जिस टाइम पीरियड के लिए आप स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड दिस इज यूजुअली अ ईयर। और ये जनरली क्या होता है, एक साल होता है। मतलब कि आप जो स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हैं जनरली वो क्या करते हैं, एक टाइम पीरियड मतलब 1 ईयर के लिए बनाया जाता है। And therefore there will be a statement of financial position at the beginning of the year and at the end of accounting period। मतलब कि बैलेंस शीट जो बनाई जाती है वो ईयर के स्टार्टिंग में बनती है और एंड में बनती है। ईयर के स्टार्टिंग मतलब ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर के एंड में, और फिर करंट ईयर के एंड में, हर साल एंड में बनाई जाती है। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक का, रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड SOFP? यस सर। चलिए फिर हम आगे चलते हैं इसी के बाद में। फिर दिया है हमारा नेक्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होता है कि इन ऑर्डर टू बी एबल टू प्रोड्यूस a statement of P&L and a statement of financial position, a business needs to keep a record of all its transactions। बिजनेस को क्या करना होता है, आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है, आपको SOFP बनाना है, तो उसके लिए बिजनेस को क्या करना होगा, सभी ट्रांजेक्शन्स का एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बुक कीपिंग, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड बी कंप्लीट, वो पूरे कंप्लीट होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, एंड वैलिड if the information produced is to be useful for the users of financial information। और वो यूजफुल हो भी, तो कि जब भी अगर उनकी इंफॉर्मेशन डिमांड की जाए तो ताकि उसमें से अवेलेबल कराई जा सके, इस तरह के कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसका पूरा डिटेल में हम चैप्टर नंबर 4, 5, 6 आगे पढ़ेंगे, तो वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी बस यहाँ पर इतना ही बताया है। यहाँ तक की बात हमारी हो गई। इसी के बाद में फिर मेरा नेक्स्ट टॉपिक दिया है टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी कितने टाइप की होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कितने टाइप की होती है। तो फर्स्ट टाइप हमारा दिया है सोल ट्रेडर, जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। सोल ट्रेडर जहां पर एक सिंगल ओनर होता है, वही सारा पैसा लगाता है, वही सारा इन्वेस्टमेंट करता है, एंड सारी रिस्क भी उसी की होती है, सारे प्रॉफिट्स भी वही एंजॉय करता है, उसको किसी के साथ में कोई शेयरिंग नहीं करना होता है। A sole trader is a business owned and run by one individual, जो एक इंडिविजुअल क्या करता है, पूरा रन करता है, उसी के पास ओनरशिप होती है। परहैप्स एम्प्लॉइंग 1 or 2 असिस्टेंट, और वो क्या करता है, एक या दो असिस्टेंट वगैरह, मतलब एम्प्लॉय वगैरह अपॉइंट कर लेगा, 1, 2, 10, 5, जो भी उसकी कैपेसिटी हो। एंड कंट्रोलिंग देयर वर्क, सारा काम कंट्रोलिंग वगैरह वही करता है। एंड द इंडिविजुअल्स बिजनेस एंड पर्सनल अफेयर्स आर फॉर लीगल एंड टैक्स पर्पस आइडेंटिकल। जो इंडिविजुअल के बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं और पर्सनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, अलग अलग करके रखेंगे, नहीं रखेंगे। क्या आप बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को भी पर्सनल ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पर सारा रिकॉर्ड कर दोगे क्या बेटा? अलग कर दिया जाता है, नहीं कर दिया जाता उसको? अगर आपकी कोई भी पर्सनल ट्रांजेक्शन होती है तो उसको हम ड्राइंग्स के नाम से लिखते नहीं लिखते, पढ़ा है हमने पहले यस सर। यस सर। हमारा। बट लीगल पर्पस के लिए तो दोनों को एक माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? आप ये तो ना भाई सोल प्रोप्राइटर है तो भाई अलग अलग कर दोगे, भाई उसने बिजनेस में गलती करी, मुझसे क्यों बोल रहे हो? बट अकाउंटिंग पर्पस से दोनों को डिफरेंट माना जाता है, पढ़ा चुका हूँ ये चीज में। फॉर अकाउंटिंग पर्पस
business and honor treat different. फिर दिया है इसी के बाद में पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? when two or more persons combine together to run a business। जब two or more persons अगर क्या होते हैं, साथ में कंबाइन होते हैं, किस पर्पस के लिए? बिजनेस को करने के लिए। और बिजनेस कौन सा? प्रॉफिट मोटिव के साथ में। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या हो जाएगा? when two or more persons combine together to run a business with profit मोटिव। प्रॉफिट मोटिव के साथ में वो बिजनेस किया जाता है एंड कैरिड ऑन बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल। वो बिजनेस टू और मोर पर्सन साथ में मिलकर के काम करते हैं। बिजनेस किस पर्पस के लिए बनाया जाता है? प्रॉफिट मोटिव के साथ में होना चाहिए। और वो जो बिजनेस है वो सभी साथ में मिलकर के करते हैं या उनमें से कुछ लोग करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। और पार्टनरशिप के अंदर जो बिजनेस की पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। इन पार्टनरशिप लायबिलिटी ऑफ partners will be unlimited। तो उनकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। ये पॉइंट समझ में आ गया है पार्टनरशिप का। फिर इसी जी के सर। अंदर पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो इसी के अंदर एक और पॉइंट दिया है हमारा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कराना कोई कंपलसरी नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपलसरी। कोई जरूरी नहीं है, एक नॉर्मल पर्सन भी कर सकता है। आपकी इच्छा है, आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। बट इसी का फिर एक और वर्जन आ गया, कौन सा? एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो अब हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। दीज आर अरेंजमेंट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के बीच में अरेंजमेंट किए जाते हैं टू कैरी ऑन बिजनेस इन अ कॉमन, ताकि वो साथ में मिलकर के काम करें विद अ व्यू टू प्रॉफिट, ताकि वो किस पर्पस के लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। A partnership, however, involves obligations to others, जिसके अंदर obligations भी आते हैं। And so a partnership is usually governed by a partnership agreement। और इसलिए पार्टनरशिप हमारे किसके थ्रू गवर्न होती है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू। आप और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट बन जाएगा, वो जो एग्रीमेंट में जो भी लिखा हुआ उस अकॉर्डिंगली हमें काम करना होगा। अनलेस इट इज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जब तक वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नहीं है तब तक। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है? नहीं, ये नहीं बताया उन्होंने। पार्टनर्स विल बी फुली लायबल फॉर द डेट्स एंड लायबिलिटीज। और पार्टनर्स क्या होते हैं? जनरल पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स जो है वो फुली लायबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ द पार्टनरशिप इज सूड, अगर पार्टनरशिप पर अगर कोई सू कर देता, मतलब केस फाइल कर देता है, तो सभी पार्टनर्स लायबल होंगे और लायबिलिटी कितनी रहेगी? अनलिमिटेड रहेगी। और फिर उसी के बाद में दिया है हमारा थर्ड पॉइंट, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। कंपनी जब हम बनाते हैं तो लिमिटेड लायबिलिटी स्टेटस मींस दैट द बिजनेस डेट्स एंड द पर्सनल डेट्स ऑफ अ बिजनेस ओनर और शेयर होल्डर आर लीगली सेपरेट। इसके अंदर हम क्या मानते हैं? उसकी ऑनर की जो पर्सन की जो होती है, शेयर होल्डर्स की जो असेट है, और कंपनी की जो असेट्स है, उनको अलग अलग माना जाता है, उनकी लायबिलिटीज को भी अलग अलग माना जाता है। द शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी सूड फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस अनलेस दे हैव गिवन सम पर्सनल गारंटी।
जब तक अगर उन्होंने कोई पर्सनल गारंटी नहीं दी है तब तक वो कंपनी की लाइबिलिटीज के लिए उनको लाइबल नहीं माना जाएगा। ये तीनों पॉइंट क्लियर है बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फिर इसी के अंदर हम आगे देखें, द सोल ट्रेडर इज द सिंपलेस्ट ऑफ दिस फॉर्म्स। और इनमें से सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा? सोल ट्रेडर। इन लॉ सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप आर नॉट सेपरेट एंटिटीज। लॉ के अकॉर्डिंगली हम इसको सेपरेट एंटिटी नहीं मानते फ्रॉम देयर ऑनर्स। However, a limited liability company is legally a separate entity from its owners. लॉ के पर्पज से सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के केस में दोनों को क्या माना जाता है? एक ही माना जाता है। बट कंपनी के केस में ऑनर और कंपनी को अलग अलग माना जाता है। फॉर अकाउंटिंग पर्पज ऑल थ्री एंटिटीज आर ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम देयर ऑनर्स एंड दिस इज कॉल्ड द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और उसी को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोला जाता है, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूं। यहां तक की बात हो गई सर। तो मैंने बेसिकली फॉर्म टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी वो भी समझा दिया, कितने टाइप्स होते हैं बिजनेस एंटिटी के, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। चलिए फिर इसी के बाद में ये वाला पॉइंट अभी बाद में लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं। फिर ये टॉपिक हमारा दे रखा है द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी का जो कंसेप्ट है, सेपरेट एंटिटी, जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, वो कंसेप्ट हमारा दे रखा है इसके अंदर। अ बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर। बिजनेस को क्या माना जाता है? उसके ऑनर से सेपरेट माना जाता है। एंड सो द पर्सनल ट्रांजेक्शंस ऑफ द ऑनर शुड नेवर बी मिक्स्ड विद द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। इसीलिए हम उसके जो पर्सनल ट्रांजेक्शंस होती हैं और बिजनेस की जो ट्रांजेक्शंस, उनको हम सेपरेट करके रिकॉर्ड किया जाता है। when considering a limited liability company, this distinction is laid down in law. The company has a separate legal identity. और मतलब कि कंपनी के केस में भी क्या होता है? हम उसको सेपरेट सेपरेट माना जाता है। In preparing accounts, any type of business is treated as a being a separate entity from its owner. और जब आप अकाउंट्स बनाते हैं तो हर तरह की सिचुएशन में हम बिजनेस और उसके ऑनर को क्या मानते हैं? सेपरेट माना जाता है। यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए फिर इसी के बाद में हम आगे आते हैं इसके बाद का बाकी का अपन ऐसा करते हैं, मंडे को कवर करते हैं। यहाँ तक का आज आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद का जो टॉपिक्स हैं, ज़्यादा नहीं बचा है इस चैप्टर के अंदर। मंडे वाले लेक्चर में मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1। तो इसका बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो मैं मंडे को कराता हूँ, जिसमें हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए आप यहाँ तक का कंप्लीट कर लीजिए, बाकी का मैं मंडे को कराता हूँ। कल मेरी क्लास नहीं रहेगी और नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे एट द सेम टाइम। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा।